है हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड और T1 यहाँ पे केल्विन में दिया गया है। अगर केल्विन में ना दिया गया होता, सेल्सियस में दिया गया होता तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करते, क्योंकि ये जो फार्मूला अंडर रेडिकल 3kT अपान m है या 3 अंडर रेडिकल अपान m है 3 RT अपान m है, इनमें जो टेम्परेचर होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लेते हैं। वेलोसिटी v2 आपने फाइंड करनी है, जबकि T2 है 600 केल्विन। ठीक है बेटा, तो आप इसके लिए फार्मूला ये कर सकते हैं बेटा, V1 अपान V2 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3kT1 अपान m, क्योंकि गैस सेम है बेटा, मॉलिक्यूल सेम है, 3kT2 अपान m। ये बेटा सब कैंसिल हो जाएंगे, फार्मूला आ जाएगा V1 अपान V2 अंडर रेडिकल T1 अपान T2। आप इसको कर सकते हैं V2 इज इक्वल टू V1 अंडर रेडिकल T2 अपान T1, इस तरह से चला जाएगा बेटा। अब इसके अंदर डेटा पुट करके आपने कैलकुलेशन करनी है बेटा, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा इसके। ठीक है, तो 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 इसी तरह हम कर सकते हैं कि V1 अपान V2 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल T1 अपान T2, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, V2 यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब एक यहाँ पे ये क्वेश्चन लॉजिक की बुनियाद पे भी हो सकता है। लॉजिक की बुनियाद पे कैसे होता है कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रेडिकल T। तो देखिए टेम्परेचर T1 कितना है बेटा, 200 है, टेम्परेचर T2 कितना है बेटा, 600 है। इसका मकसद है कि टेम्परेचर 3 गुना बढ़ जाता है, तो वेलोसिटी कितनी बार बढ़ जाएगी, अंडर रेडिकल 3 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर के अंडर रेडिकल के हिसाब से वेलोसिटी बढ़ती है। तो लॉजिकली अगर आप करना चाहें तो डायरेक्ट फार्मूले से भी आप कर सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3 टाइम्स V1 हो जाएगा, डायरेक्ट भी आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर T1 है बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है हमारे पास 200 बेटा केल्विन, और T2 कितना है बेटा, 600 केल्विन है, तो T2 अपान T1 हो जाएगा बेटा 600 अपान 200। ठीक है बेटा, इस तरह से ये आ जाएगा बेटा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स T1 हो जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगी अंडर रेडिकल 3 टाइम्स V1 हो जाएगी। इस तरह भी आप इसको डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो दिया गया है सिंध के अंदर, एक क्वेश्चन दिया गया है, सिंध वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, उसके अंदर क्या कहा गया है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि उस क्वेश्चन का मकसद क्या होता है। क्यों नहीं देखिए ये इसके अंदर अपने सिंध के अंदर भी इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी थोड़ा देख लें कि उसके अंदर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है बेटा। ठीक है, अब इससे पहले मैं दो फार्मूले लिख लेता हूं बेटा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के हमने दो फार्मूले पढ़े हैं बेटा। वेलोसिटी का हमने फार्मूला पढ़ा है अंडर रेडिकल 3 RT अपान m। एक पढ़ा है हमने अंडर रेडिकल 3kT अपान, क्या डिफरेंस है और कहां कहां पे ये फार्मूलाज यूज होंगे ये थोड़ा माइंड में रहना चाहिए बेटा। इसके अंदर ये जो मास है बेटा, ये मास है टोटल मास ऑफ गैस, ये बेटा टोटल मास ऑफ गैस। ठीक है, टोटल मास ऑफ गैस है बेटा। ठीक है, और ये जो मास है ये मॉलिक्यूलर मास है बेटा,
ये गैस के मॉलिक्यूल का मास है बेटा, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास है, जबकि ये कौन सा है, टोटल मास है। तो बेटा याद रखिएगा कि टोटल मास गैस का कितना होता है। जैसे कोई भी सिलेंडर है, उसके अंदर हमने गैस फिल की हुई है, तो गैस का पूरा मास कितना है, वो इस फार्मूले में आता है। तो आर वाला फार्मूला उसी सूरत में इस्तेमाल हो सकता है जब आपको गैस मॉलिक्यूल, गैस का पूरा मास पता हो। क्या आप जिस गैस की वेलोसिटी चेक कर रहे हैं, जिस गैस की उसका टोटल अगर मास आपको पता हो, तो ये आप आर वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला तब इस्तेमाल होता है जब उस गैस का मॉलिक्यूलर मास आपको पता हो, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मास आपको पता होगा तो ही ये फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हमारे सिंध के अंदर है बेटा जो 11.4 है बेटा, पेज नंबर है हमारे पास 38 बेटा, एसटीबी के अंदर, ठीक है, एसटीबी के अंदर पेज नंबर जो है बेटा 38 पे क्वेश्चन नंबर है बेटा 11.4 बेटा, क्वेश्चन 11.4 है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अंदर कहा गया कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। गैस का नाम इस्तेमाल किया गया कि आपको क्या फाइंड करना है, हाइड्रोजन की स्पीड फाइंड करनी, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की स्पीड फाइंड करनी है, और किस टेम्परेचर पे आपको करनी है, और आपको करनी है, टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर 800 केल्विन है। 800 केल्विन पे वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितनी है, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अंदर जब नेम इस्तेमाल किया गया है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर गैस का नेम इस्तेमाल किया गया है, हाइड्रोजन का आ गया, ठीक है बेटा। तो आपको पता है हाइड्रोजन जो होती है वो डायटोमिक जो मॉलिक्यूल होता है, इसलिए मास ऑफ द हाइड्रोजन हम करेंगे, मास ऑफ द हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूलर मास आपको पता लग सकता है, क्योंकि जब गैस का नाम इस्तेमाल किया गया है तो उस गैस के मॉलिक्यूल का मास आप पता कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब किसी भी गैस के नेम इस्तेमाल किया गया हो तो आप उसके अंदर 3kT/m वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे। डायटोमिक मॉलिक्यूल है और इसका आप मास रखोगे 1.67 10 पावर -27 किलोग्राम, ठीक है। ये जो है वो यहाँ पे मास रखोगे, जब करोगे अंडर रेडिकल 3kT/m बेटा, और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.38 10 पावर -23 इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे पुट करोगे, ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते क्योंकि इसके अंदर टोटल मास का कहा गया, टोटल मास आपको पता नहीं है कि हाइड्रोजन का टोटल मास कितना, इसमें क्वेश्चन में कोई भी दिया हुआ नहीं है। तो इसलिए इस फार्मूले को यूज करते हुए एहतियात करना है कि जिस क्वेश्चन के अंदर गैस का नेम दिया गया हो उस क्वेश्चन के अंदर आप ये फार्मूला KT/m इस्तेमाल करोगे। लेकिन जिसके अंदर जो है वो मास, सिर्फ मास दिया गया हो, गैस का नेम भी दिया गया हो, जब नेम दिया गया हो तो मास को छोड़ के भी आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब किसी भी गैस का नेम नहीं दिया गया और आपको गैस का टोटल मास दिया गया है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो इन फार्मूलाज पे जो है वो होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन भी इसमें हो सकता है बेटा कि ये काइनेटिक एनर्जी वाले के फार्मूले के ऊपर है बेटा कि व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट 1000 केल्विन, ठीक है। 1000 केल्विन पे गैस मॉलिक्यूल की जो है वो एनर्जी के अंदर सिर्फ आता है जो है वो
टेम्परेचर। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे कि टेम्परेचर जो होता है ये 1000 केल्विन है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 kT। ठीक है। इसी तरह से एक शॉर्ट फार्मूला भी आता है, ये इस क्वेश्चन की तरह होता है बेटा, इसके अंदर सिर्फ टेम्परेचर डालना है, के की वैल्यू डालना है। ठीक है। तो इसके अंदर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से, इसलिए अगर टेम्परेचर डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, जबकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रेडिकल ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डबल होगा तो वेलोसिटी अंडर रेडिकल 2 टाइम्स बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 3/2 kT1 डिवाइडेड बाय 3/2 kT2 कैंसल कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 1/काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू T1/T2। ये फार्मूला भी इसमें एक बन सकता है। ये फार्मूला ऐसे क्वेश्चन के लिए लगेगा जिसमें कहा गया हो कि इस टेम्परेचर पे ये काइनेटिक एनर्जी है, इस टेम्परेचर पे क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। तो आप इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस को आप इसके ऊपर कर सकते हैं। या जैसे एक और क्वेश्चन भी इसमें आता है, कंपेयर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल at 600 Kelvin with oxygen molecule at 800 Kelvin। ठीक है। इसमें दो चीजें दी गई। अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा, इसके अंदर देखें वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपॉन वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल करनी है। बेटा गैस के नेम दिए गए, तो आप करोगे कि अंडर रेडिकल 3 के टेम्परेचर ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 3 के टेम्परेचर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और मास ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन, ये वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन के में जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रेडिकल टेम्परेचर ऑफ द हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हाइड्रोजन टेम्परेचर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीजन। इस तरह से आप कर सकते हैं कि अपॉन वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन, ये आप करोगे मास ऑफ द ऑक्सीजन अंडर रेडिकल टेम्परेचर ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है। अपॉन आप करोगे मास ऑफ द हाइड्रोजन टेम्परेचर ऑफ द ऑक्सीजन। ये बेटा उल्टा होगा, तो ये एम ऊपर चला जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। अब आपको इसकी कंपैरिजन करनी है कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो ऑक्सीजन का 32 टाइम्स जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे आप कंपैरिजन करोगे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कितनी बार बड़ा है, तो उस हिसाब से रखोगे तो क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। ठीक है। तो ये हुए थोड़े बहुत बेटा कॉमन क्वेश्चन जिनके साथ आपका इनकाउंटर हो सकता है जो है वो इस लेवल पे। इसके सिवा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो तो सिचुएशन के हिसाब से आपने देख ले। ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम जो सीरीज इस्तेमाल करेंगे, जो बुक इस्तेमाल करेंगे, वो पंजाब का बुक इस्तेमाल करेंगे। तो पंजाब के बुक के अंदर प्रेशर ऑफ गैस के बाद जो टॉपिक आता है वो आता है इंटरनल एनर्जी का। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा। इंटरनल एनर्जी किसको कहा जाता है बेटा?
ठीक है बेटा। इंटरनल एनर्जी क्या होती है या इंटरनल एनर्जी को क्या कहा जाता है बेटा? इंटरनल एनर्जी को ज्यादातर जो है वो जाहिर किया जाता है यू से। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पंजाब बुक हम पढ़ रहे हैं, तो पंजाब के अंदर प्रेशर ऑफ गैस के बाद इंटरनल एनर्जी का टॉपिक है। देखें बेटा, अब ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल एनर्जी किसको कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें क्या कहती है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि अगर आप किसी भी, इस तरह से सपोज करें हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हम गैस फिल करते हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि ये गैस मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं होते। आप ये नहीं कहेंगे कि ये गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेस्ट में होंगे। ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, और इनके अंदर मोशन जो है वो तीन किस्मों की हो सकती है। इनके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन भी हो सकती है, इनके अंदर रोटेटरी मोशन भी हो सकती है, और इनके अंदर वाइब्रेटरी मोशन भी हो सकती है। जैसे गैस के मॉलिक्यूल है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होती है, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो थ्रो आउट कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर हम उसको भरते हैं उस कंटेनर के अंदर इस तरह से रैंडम मोशन में होते हैं। इनके अंदर ट्रांसलेशनल जो है वो मोशन भी हो सकता है। गैसेस हमें बताती है कि जब किसी भी कंटेनर के अंदर किसी भी गैस को हम फिल करेंगे तो उस गैस के मॉलिक्यूल उस कंटेनर के अंदर रेस्ट में नहीं होंगे, वो उस पूरे कंटेनर के अंदर दौड़ते फिरते रहेंगे। जिस तरह से बच्चों को जब ब्रेक होती है तो वो पूरे स्कूल के अंदर इस तरह से दौड़ते भागते रहते हैं, तो बिल्कुल मॉलिक्यूल्स का इसी तरह से बिहेवियर होता है कि जैसे वो बच्चों की तरह है, जब उनको ब्रेक होती है, रिसेस होती है, तो फिर वो क्या करते हैं कि पूरे स्कूल को सर पे उठा लेते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, किसी एक जगह पे वो नहीं बैठते हैं। तो यही किस्सा होता है मॉलिक्यूल्स के साथ कि मॉलिक्यूल भी किसी भी कंटेनर के अंदर रेस्ट में नहीं होते, भले उसका टेम्परेचर कितना भी कम हो। जब तक टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं होता तब तक मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं आएंगे। 0 केल्विन पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करना छोड़ देते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर तो एब्सोल्यूट जो जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर जो है वो आप जो है वो कह सकते हैं कि उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। बाकी अगर एब्सोल्यूट जीरो अगर नहीं होता तो फिर वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल जब किसी भी कंटेनर के अंदर मूव करते हैं तो उसके अंदर दो चीजों का ख्याल रखिएगा। एक ये कि उसकी मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशनल वाइब्रेटरी मोशन भी होती है, उनके अंदर रोटेटरी मोशन भी होती है, और उनके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन भी हो सकती है। तीनों किस्मों की मोशन उसके अंदर हो सकती है। तो आपको पता है जब कोई भी चीज मूव करती है तो मोशन की वजह से उनके पास एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो गैस मॉलिक्यूल के पास भी एक काइनेटिक एनर्जी होती है जो उनकी ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन की वजह से होती है। तो पहली बात ये माइंड में रखिएगा कि जो कोई भी गैस होती है उसको जब हम किसी भी कंटेनर के अंदर भरते हैं तो उसके गैस मॉलिक्यूल के कंटिन्यूअस मोशन की वजह से, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी आती है। ठीक है, उनके पास ऐसा नहीं है कि किसी भी किस्म की काइनेटिक एनर्जी नहीं है।
तो आइडियल गैसेस जो होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ और सिर्फ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर सब मॉलिक्यूल्स को आपस में सम करेंगे तो उन सब मॉलिक्यूल्स की टोटल जो एनर्जी होती है उसको कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। अगर आपके पास कोई गैस है, उसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन 100 मॉलिक्यूल्स की अगर आप काइनेटिक एनर्जीज को, वाइब्रेशनल को, रोटेशनल को, ट्रांसलेशनल को, इन सब को अगर आपस में सम करेंगे तो जो टोटल एनर्जी होगी उस टोटल एनर्जी को हम कहेंगे कि ये इंटरनल एनर्जी है। तो ये रियल गैसेस का, सॉरी, आइडियल गैसेस का मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आइडियल गैसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आप ये माइंड में रखिएगा बेटा कि गैस मॉलिक्यूल की मोशन की वजह से उसके अंदर जो सब मॉलिक्यूल्स के पास टोटल जो एनर्जी होती है, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है, तो सब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज को अगर हम सम करेंगे तो वो हो जाएगी इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर हम बात करें रियल गैसेस की, तो रियल गैसेस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं, लेकिन फिर भी होती है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से उनके पास एक और एनर्जी भी होती है जिसको इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। जैसे अगर हम देखें कि अर्थ और मून के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है, अर्थ और सन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है, इस वजह से अर्थ और सन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, मून और सन के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी है। आप किसी भी बॉडी को अपवर्ड मूव करवाओगे तो उस बॉडी के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी इसलिए आती है कि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए जो रियल गैसेस होती हैं, रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरनल जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, भले वो वीक हैं, लेकिन उन वीक होने की वजह से भी उनके अंदर एक इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन की वजह से आती है, तो ऐसी इंटरनल एनर्जी को इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के पास दो किस्मों की इंटरनल एनर्जी होती है, एक उनकी मोशन की वजह से इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी उनकी अट्रैक्शन की वजह से इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो बेटा दो तीन कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखिएगा कि इंटरनल एनर्जी किसको कहा जाता है। इंटरनल एनर्जी का मकसद है वो एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, उसको इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। और अगर हम करें आइडियल गैसेस की बात, तो आइडियल गैसेस जो होती है उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि उनके दरमियान हम इंटरनल फोर्सेस को जीरो मानते हैं। जबकि अगर रियल गैसेस की बात करें तो रियल गैसेस के अंदर मोशन की वजह से इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है और अट्रैक्शन की वजह से इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो रियल गैसेस के अंदर दोनों किस्मों की एनर्जीज होती है, जबकि आइडियल गैस के अंदर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये होती है बेटा काइनेटिक, सॉरी, इंटरनल एनर्जी, जिसका कॉन्सेप्ट जो पेश किया था वो किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने, इसका कॉन्सेप्ट पेश किया था। तो आप कह सकते हैं बेटा कि ये गैस मॉलिक्यूल जब इस तरह से मूव करते रहते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, तो इसकी वजह से इनके पास जो एनर्जी आती है उसको कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल काइनेटिक एंड पोटेंशियल energies possessed by gas molecules is called internal energy। इसको कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। अब इन केस ऑफ आइडियल गैस, इन केस ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस की सूरत में इंटरनल एनर्जी इज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ओनली। इन केस ऑफ
रियल गैसेस। रियल गैस की सूरत में इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो रियल गैसेस के सेंस में रियल गैसेस अट्रैक्टिव फोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी होती है और ड्यू टू द मोशन काइनेटिक एनर्जी होती है। मैं इसको लिख लेता हूं कि ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जबकि आइडियल गैसेस के पास सिर्फ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है। याद रखिएगा कि एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी अपीयर्स एज टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर जो होता है वो एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की सेंसेशन आता है कि बेटा अगर किसी भी बॉडी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, देखिए बेटा टोटल नहीं, टोटल सम क्या हो जाता है, टोटल सम हो जाता है इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर गैस मॉलिक्यूल के पास एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर की बुनियाद इंटरनल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी वाला पोर्शन होता है। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की कोई सेंसेशन नहीं होती, इसलिए इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को मेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी किसी भी किस्म की सेंसेशन नहीं आती। जब तक सेंसेशन नहीं आएगी तब तक हम उसको मेयर नहीं कर सकते। लेकिन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो अपने आप को जाहिर करती है एज अ टेम्परेचर। तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। अगर किसी भी बॉडी के गैस मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर की जो बुनियाद होती है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बॉडी की अगर ज्यादा है तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बॉडी की कम है तो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसी की वजह से टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर जो होता है वो सेंसेशन होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो सेंसेशन देती है वो एज अ टेम्परेचर देती है। आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट किसने पेश किया था इसका, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, concept of internal energy was given through first law of thermodynamics। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हिसाब से इसका कॉन्सेप्ट आया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसका कॉन्सेप्ट आया था बेटा। ठीक है, और एक बात बेटा कि इंटरनल एनर्जी, बेटा इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है बेटा। इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इज स्टेट फंक्शन एंड डज नॉट डिपेंड्स एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है बेटा, सपोज करें अगर हम इस तरह से एक सिस्टम लेते हैं। अब आप सब इंट्री टेस्ट के बच्चे हो तो आपके बुनियादी प्रोसेसेस पढ़े हुए हैं। सपोज करें एक सिलेंडर है और एक पिस्टन है। ठीक है, इसके अंदर हमने 1 मोल ऑफ गैस भरा हुआ है। इसके अंदर भी 1 मोल आप कह लें कि सपोज करें इसके अंदर भी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है बेटा। इसके अंदर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हमने भरा हुआ है। ठीक है बेटा, एक और सिस्टम है, इसके अंदर भी हमने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस भरा हुआ है बेटा।
ठीक है, हमने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इसके अंदर भी भरा हुआ है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, दोनों के अंदर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस भरा है। दोनों प्रोसेसेस में फर्क ये है कि इसका कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, और इसका कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर पे काम करेगा ये सिस्टम, और ये सिस्टम किस पे काम करेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेगा। इसकी इनिशियल स्टेट है P1 V1 T1, इसकी भी इनिशियल स्टेट है P1 V1 T1। बेटा दो हमने सिलेंडर और पिस्टन लिए, एक सिलेंडर और पिस्टन के को हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा है, मींस उसका वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, उसका पिस्टन फिक्स है, और एक हमने रखा है कांस्टेंट प्रेशर पे, इसका मकसद है उसका पिस्टन अप एंड डाउन मूव कर सकता है। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, ठीक है। हमने एक ले लिया है आइसोकोरिक प्रोसेस, आप इसको कह सकते हैं कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है, और ये हो जाएगा आइसोबेरिक प्रोसेस है, मींस कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है। अब सपोज करें दोनों को हम हीट देते हैं, अब इसका इनिशियल टेम्परेचर आप समझ लें, इसका इनिशियल टेम्परेचर है जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस, और इसका भी इनिशियल टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। दोनों गैसेस का इनिशियल टेम्परेचर हमने कितना किया हुआ है, 60 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर इसको यहां से हम देते हैं हीट, इसको हम हीट देंगे तो गैस गर्म होगी, लेकिन इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। इसको भी हम हीट देंगे, सपोज करें इसको भी हमने हीट दी और दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दिए, इसको भी 1000 जूल दिए, इसको भी 1000 जूल दिए, क्या होगा कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर ये टोटल एनर्जी जो जाएगी इसका टेम्परेचर बढ़ा है, क्योंकि आपको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वर्क नहीं होता, तो टोटल आपकी गिवन हीट जो होगी वो सपोज करें कि इसका टेम्परेचर बढ़ाती है। और आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर ये हीट किस में चली जाएगी, ये हीट चली जाएगी वर्क में और प्लस चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो हमारी होती है हीट ये जाती है, क्यू जो होती है ये आप समझ लें 1500 जूल हमने दिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वर्क भी होता है बेटा, इसके अंदर वर्क नहीं होता, ये बुनियादी प्रोसेस है, आपको पता होने चाहिए, अगर नहीं है तो जब आगे आएंगे तो मैं वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये पॉइंट समझाने के लिए ये दो प्रोसेसेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये बुनियादी प्रोसेस है, सबके किए होने चाहिए, एंटी टेस्ट के आप स्टूडेंट हो तो। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हम जब टोटल हीट देते हैं तो टोटल हीट चली जाती है टेम्परेचर चेंज में, जबकि आइसोबेरिक प्रोसेस में हमारी गिवन हीट भी होता है। सपोज करें इसका वॉल्यूम बढ़ के ये हो गया, प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, टेम्परेचर जो है वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2 बन गया, और इसके अंदर क्या होगा, इसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं, प्रेशर P2 होगा, वॉल्यूम V1 होगा और टेम्परेचर T2 होगा, दोनों की स्टेट चेंज हो जाएगी। इनिशियल स्टेट P1 V1 T1 थी, इसकी भी P1 V1 T1 थी, इसको हमने 1000 जूल दी, इसको हमने कितनी दी, 1500 जूल दी। अब नतीजा ये निकला कि इसकी स्टेट बन गई P2 V1, V1 मैंने इसलिए लिखा है कि इसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर T2 होगा और इसके अंदर P1 V2 और T2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नतीजा ये निकला कि सपोज करें इसका टेम्परेचर बढ़ के जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, और आप इसका भी समझें कि इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, दोनों का टेम्परेचर सपोज करें इक्वल चेंज हुआ। तो जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल चेंज होगा तो
तो दोनों की इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों की टेम्परेचर इक्वल अगर चेंज हुई है तो दोनों के अंदर हम कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी की चेंज सेम है। अब देखें, एक हमने आइसोकोरिक प्रोसेस किया है, एक हमने किया है आइसोबेरिक प्रोसेस। तो इसको पाथ कहा जाता है कि अगर आप किसी भी गैस को इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक ले आते हैं, उसको भले दो डिफरेंट मेथड से आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, लेकिन दोनों कंडीशन के अंदर अगर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी सेम आएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो पाथ का मकसद आप यहाँ पे ले सकते हैं कि पाथ का मकसद है प्रोसेस, कि आप अगर किसी भी गैस का इनिशियल टेम्परेचर 60 से बढ़ा के आपने 100 किया, यहाँ पे आपने आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू किया, यहाँ पे आपने आइसोबेरिक प्रोसेस के थ्रू किया। दोनों प्रोसेसेस के अंदर अगर इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है तो दोनों कंडीशन के अंदर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होगी वो सेम होगी। इसी को हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। आप किसी भी तरह से अगर किसी भी सिस्टम को इनिशियल और फाइनल तक ले जाते हैं और इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर अगर सेम है तो फिर आप कहोगे कि इसके अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज सेम आई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बुक आपका इसके बारे में, पंजाब वाला बुक जो होता है वो क्या कहता है इसके बारे में। ठीक है, देखिए बेटा, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी के बारे में कहा गया, ये बेटा आपके पंजाब बोर्ड के बुक के अंदर कहा गया। थोड़ा मैं इसको बड़ा बना लेता हूँ। ठीक है, आपके पास बुक होगा बेटा पंजाब का, इसके अंदर क्या कहा गया है, द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज, कि बेटा मॉलिक्यूल के पास किसी भी किस्म की अगर एनर्जीज है, आपके पास बुक होगा बेटा, बुक खोल लीजिए तो इंटरनल एनर्जी के बारे में बुक क्या कहता है बेटा। ठीक है, द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज टर्म्स एज इट्स इंटरनल एनर्जी। In the study of thermodynamics, really ideal gas is considered as a working substance. The molecules of an ideal gas are mere mass points which exert no forces on one another. कि बेटा आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको सिर्फ मेयर मास पॉइंट्स समझा जाता है, मींस उनके पास कोई रियल मास नहीं होता कि वो लगाएं। So the internal energy of an ideal gas, क्या कहा गया है, इंटरनल के रियल गैसेस के अंदर दो किस्मों की होगी, आइडियल गैसेस के अंदर सिर्फ एक किस्म की होगी। Since the temperature of system is defined, the average kinetic energy, टेम्परेचर क्या होता है बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स होता है। Thus, for an ideal gas system, the internal energy is directly proportional to its temperature. बेटा आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ये मैं आपको बता चुका हूं बेटा कि अगर किसी भी गैस की टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मकसद है उसके मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। when we heat a substance, energy associated with its atoms or molecules is increased. जब हम किसी भी गैस को गर्म करते हैं तो उसके एटम मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज होती है, हीट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। जब हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हीट किस में कन्वर्ट हो जाती है, उस चीज को गर्म करती है, तो वो हमारी गिवन हीट किस में चली जाती है, वो हमारी गिवन हीट इंटरनल एनर्जी में चली जाती है। ठीक है, अब इसका सेकंड पोर्शन में यहाँ पे लगाता हूं ताकि थोड़ा बड़ा हो, देखने में हमें जो है वो आसानी हो। ठीक है, सपोज करें
अब ये इसका बेटा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, सेकंड है, it is important to note that energy can be added to a system even though no heat transfer takes place। बेटा किसी भी सिस्टम को एनर्जी दी जा सकती है बगैर हीट देने से। देखिए बेटा ये कैसे होगा कि हम किसी सिस्टम को हीट नहीं दे रहे और उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए बेटा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के दो तरीके हैं, ठीक है। कौन से दो तरीके बेटा? अगर सिस्टम क्लोज्ड है, ठीक है, अगर सिस्टम क्लोज्ड है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के दो तरीके हैं। कौन से? एक तरीका ये मैं इसको लिख लेता हूं, एक मिनट में इसको लिख लेता हूं, ठीक है, कि इंटरनल एनर्जी के चेंज करने के दो मेथड्स ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है? सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल है। बेटा अगर क्लोज्ड सिस्टम है, अगर क्लोज सिस्टम है तो इसके दो तरीके, बाय सप्लाइंग हीट, उसको हीट दें, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। सपोज करें आपने हीट दी, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। बाय डूइंग वर्क, ठीक है, सिस्टम वर्क करेगा, कम हो जाएगी, आप वर्क करोगे, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बेटा दो तरीके, जैसे गैस होती है ना, उसको गर्म करने के दो तरीके, या तो आप उसको हीट दें या आप उसके ऊपर वर्क करें, वो गर्म हो जाएगी। तो अगर क्लोज सिस्टम है, उसके अंदर हीट आ भी सकती है, जा भी सकती है, तो आप उसको हीट दे भी सकते हैं और उससे हीट ले भी सकते हैं। तो उसके अंदर आप हीट दे के या हीट लेके भी आप उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। जबकि जो हमारे पास वर्क होता है उस सूरत में भी आप कर सकते हैं। अगर आप वर्क करें किस सिस्टम के ऊपर, तो वो वर्क आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी के अंदर। अब अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है बेटा, तो आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने का सिर्फ एक ही मेथड है, और वो कौन सा है? वो है बाय वर्क। या सिस्टम वर्क करे या सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए। तो आइसोलेटेड सिस्टम के हीट ना आ सकती है ना जा सकती है, इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो कौन सा? वर्क का। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, इसीलिए क्या कहा गया है? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एनर्जी कैन बी एडेड टू सिस्टम इवन दो नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। बगैर हीट देने के भी इंटरनल एनर्जी बढ़ाई जा सकती है, और वो कौन सा तरीका? बाय डूइंग वर्क। फॉर एग्जांपल व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टुगेदर देयर इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। जब रबिंग होती है तो हमारा वर्क किस में चला जाता है? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। तो ये वर्क वाला तरीका, आप हीट नहीं दे रहे लेकिन रबिंग के दौरान आप क्या कर रहे? वर्क कर रहे। वो वर्क आपका क्या करता है? बॉडीज का टेम्परेचर बढ़ाता है, मीन्स आपका वर्क इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। Because of mechanical work, the increase in the temperature of the object is an indication of increase in the internal energy. Similarly, when an object slides over any surface and comes to rest because of frictional forces, the mechanical work done or by the system is partially converted into internal energy. क्योंकि पूरा वर्क जो होता है वो इंटरनल एनर्जी में नहीं जाता, सम डिसिपेटिव फोर्सेस में चला जाता है, इसलिए आप इसको इस तरह से कहते हैं। इन थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, consequently it does not depends on path but depends on the initial and final states। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ बट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। तो बेटा ये मैंने आपको यहाँ पे चीज बताई है, इसके अंदर मैंने कहा है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है,
तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम। मींस चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि अगर पाथ पे डिपेंड करती तो इसके अंदर चेंज अलग होती और इसके अंदर चेंज अलग होती। टेम्परेचर अगर सेम है दोनों का, तो भले कोई भी प्रोसेस हो, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम है तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी सेम होगी। तो इंटरनल एनर्जी की जो चेंज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है पाथ पे। कंसीडर सिस्टम व्हिच अंडरगोज, अब एक और प्रॉपर्टी रहती है, आज देर हो गई है तो वो कल आपको डिस्कस करूंगा। इंटरनल एनर्जी की एक पॉइंट और रहती है कि इंटरनल एनर्जी लाइक अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से, कल डिस्कस करेंगे।